हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, ये पॉलिटी सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को समझेंगे। और अगर बुक की बात करूं तो मैंने इस पूरे सीरीज के लिए लक्ष्मीकांत पॉलिटी को रिफर किया है। इसके साथ और भी कुछ चीजें मैं ऐड ऑन करूंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंटेंट फॉर होल ऑफ दिस सीरीज विल रिमेन लक्ष्मीकांत पॉलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो के साथ। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी हम बेसिक कॉन्सेप्चुअलिटी को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर ओवरऑल एक बेसिक तरीके से समझा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल, कोई ट्राइबल एरिया है, उसमें 20 से 25 या 50 या लगभग 100 के पास अगर लोग रह रहे हैं, तो फिर अगर वो रह रहे हैं तो उनके पास कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा, उनका कोई प्रधान होगा या फिर कोई भी हेड होगा। वो हेड होगा और जो वहां पर रहने वाले लोग होंगे, उनके बीच में जो एग्रीमेंट होगा कि हाँ, हम आप हेड हैं, आप हमें ये राइट्स दें और इसके बदले में हम आपको ये टैक्स देंगे। तो अगर उस प्रिंसिपल एग्रीमेंट की बात की जाए तो उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। दोस्तों, यहाँ से आपको एक चीज समझना होगा कि क्या ऐसा कोई कंट्री होगा जिसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हर कोई कंट्री, अगर वो इस अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, एक समाज है। आप फॉर एग्जांपल लीजिए, कोई भी सोसाइटी है, ट्राइबल एरिया है, हर ट्राइबल एरिया का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्योंकि जहाँ भी कुछ लोग रहेंगे, उनके रहने के कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशन होंगे। तो बेसिकली उन्हीं रूल्स और रेगुलेशन को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो यहाँ से जैसे मैंने डिफिनेशन में लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ नेशन, स्टेट और सोशल ग्रुप that determines the power and duties of the government and guarantees certain rights to its people in it. For example, कोई ट्राइबल एरिया है या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल्स है, वो अपने एक हेड को चुनते हैं। वो पॉलिटिकल अथॉरिटी किसी भी टाइप की हो सकती है, वो डेमोक्रेसी भी हो सकती है, वो ऑटोक्रेसी भी हो सकती है, वो मोनार्की भी हो सकती है। तो जो वो अपने पॉलिटिकल अथॉरिटी को चुनते हैं, वो उनसे कुछ राइट्स मांगते हैं। जैसे हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजन्स हैं उनको कुछ राइट्स दिए गए हुए हैं। और हम अपनी गवर्नमेंट को क्या पे करते हैं, हम गवर्नमेंट को उसके बदले में हम टैक्स पे करते हैं, जिससे वो हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। या फिर आप कह सकते हैं आर्मी फॉर एग्जांपल, जो हम टैक्स देते हैं उसका यूज डेवलपमेंट में होता है, उसका यूज हमारी सुरक्षा में होता है। तो ये कैसे हुआ, ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, और यही कॉन्स्टिट्यूशन एक हमारे और स्टेट के बीच में एग्रीमेंट है। तो यहाँ पर जो ये पूरी डिफिनेशन है, अगर इसका मैं पूरी तरीके से निचोड़ आपको बताऊं, एक ब्रीफ बताऊं कि इसका मतलब क्या होता है, तो ये एक है कि एक स्टेट और ग्रुप ऑफ सिटीजन्स के बीच में एक एग्रीमेंट है, जिसमें जो स्टेट होता है वो अपने सिटीजन्स को कुछ राइट्स देगा, और जो सिटीजन्स होंगे वो अपने स्टेट को कुछ टैक्स देंगे। या फिर ये किसी भी तरीके से रेसिप्रोकेशन हो सकता है, टैक्स के मामले में या किसी भी तरीके से लॉयल्टी के मामले में, आप कैसे भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने कंट्री, स्टेट और नेशन को डिफाइन करने की कोशिश की है। दोस्तों, अगर पहले कंट्री को समझने की कोशिश करें तो हाउ हाउ वी कैन डिफाइन ए कंट्री। अगर दोस्तों कोई लैंड फॉर्म है और उसमें कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी है, और उसका एक डेफिनेट डेमोग्राफिक एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया है, तो उस लैंडस्केप को हम कंट्री कहेंगे। अगर हम अपने कंट्री इंडिया की बात करें कि ये वर्ल्ड मैप पे एज ए कंट्री फर्स्ट टाइम कब उभरा हुआ था, हमें याद है, हम आगे इसको देखेंगे भी, कि 1935 में इंडिया एक्ट आया हुआ था। उस टाइम फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश इंडिया सब कंटिनेंट को का जो जियोग्राफिकल एरिया था उसे डिफाइन किया हुआ था। उस टाइम उन्होंने बर्मा को ब्रिटिश इंडिया से अलग किया हुआ था, और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की जो सीमा थी इंडियन सब कंटिनेंट को, उसको डिफाइन किया हुआ था। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि इंडिया का फर्स्ट टाइम एज ए कंट्री वर्ल्ड मैप पे उभर के आता है, तो हम थ्रू इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू क्या है। आगे हम चलते हैं, स्टेट समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसे हमें पता था कि किसी कंट्री के एग्जिस्टेंस के लिए तीन चीजों की जरूरत है। एक तो उसका एक लैंडस्केप होना चाहिए, उसके बाद पॉपुलेशन होनी चाहिए, पॉपुलेशन के साथ एक पॉलिटिकल अथॉरिटी, किसी टाइप की गवर्नमेंट होनी चाहिए, और एक डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए। दोस्तों, उस कंट्री को स्टेट बनने के लिए उसकी सोवरेनिटी होना बहुत ही आवश्यक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 1947 की पहले की बात करें, तो हमें पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू ब्रिटिश इंडिया एक कंट्री बन चुका था। लेकिन क्या उस टाइम वो स्टेट बन पाया था? जी नहीं, उस टाइम वो स्टेट नहीं बन पाया था, क्योंकि
जो भी पॉलिसीज ब्रिटिश इंडिया पर लागू होती थी वो सारी पॉलिसीज ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होती थी। मतलब वहाँ के जो रेगुलेटर थे, वहाँ के जो पॉलिसी मेकर थे, वो इस ब्रिटिश इंडिया की भी पॉलिसी बनाते थे। तो किसी भी की कंट्री को स्टेट बनने के लिए उसके लिए सॉवरेनिटी होना बहुत ही आवश्यक है। एज इफ ना, अगर हम आज की बात करें, क्या आज हमारा देश एक स्टेट है? ऑब्वियसली, क्योंकि जो भी इंडिया की पॉलिसीज होती है वो यहाँ के चुने हुए लोग ही बनाते हैं। कि यहाँ की जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो सारा डिसीजन इस कंट्री के बारे में, वो सारे डिसीजन खुद ही लिए जाते हैं। तो आज की डेट में हम कह सकते हैं कि इंडिया इज ए स्टेट एंड इंडिया इज ए सोवरेन बॉडी। अब हम नेशन को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, नेशन एक थोड़ा सा वेगो कॉन्सेप्ट है और इसको समझने के लिए हमें कंट्री और स्टेट के कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग आना पड़ेगा। अगर हम नेशन की बात करें तो उसके लिए यहाँ पर जैसे हमने डिफिनेशन लिख रखा हो कि आ नेशन इज ए कम्युनिटी ऑफ पीपल फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेट फीचर्स। सच फीचर्स कुड बी लैंग्वेज, हिस्ट्री, कल्चर, एथनिसिटी और टेरिटरी। दोस्तों, एक नेशन के लिए ठीक है, एक स्टेट हो सकता है, कोई डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया, एक कंट्री भी हो सकती है, लेकिन क्या वो नेशन भी हो सकता है? दोस्तों, नेशन होने के लिए उन पॉपुलेशन या वहाँ के जो सिटीजन है उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होना पड़ेगा। और वो जो कॉमन चीज है वो कुछ भी हो सकती है, वो उनकी लैंग्वेज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक अगर बंगाली स्टेट है तो वहाँ के सारे लोगों के बीच में एक लैंग्वेज कॉमन होगी जो कि बंगाली होगी, और इसकी वजह से उन सभी के लोगों के बीच में एक यूनिटी की भावना होगी। या उनकी हिस्ट्री सेम हो सकती है कि जो उन सिटीजन्स हैं उन सबकी हिस्ट्री एक रही हो। जैसे हम अगर अपने देश की बात करें तो कहीं ना कहीं मोर और लेस हम सभी यहाँ पर जो जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री एक दूसरे से लिंक करती है। तो एक वो भी यूनिटी का मीडियम हो सकता है, उनका कल्चर सेम हो सकता है, या फिर उनकी एथनिसिटी भी सेम हो सकती है। अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें या अपने देश इंडिया की बात करें, क्या ये नेशन है? ऑब्वियसली कंट्री और स्टेट तो है, लेकिन नेशन बनने के लिए दोस्तों, अगर हम हमारी कंट्री खुद कहा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो ऑब्वियसली एक फॉर्म तो है, एक इमोशन तो है ये यूनिटी का, लेकिन वो शायद अभी डेवलप हो रहा है। वो अभी अगर एक करेक्ट वे में डिफाइन करना हो कि इंडिया इज ए नेशन नॉट, तो इंडिया इज ए नेशन इन मेकिंग। तो अभी जो ये इमोशन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये बन रहा है और धीरे धीरे इवेंचुअली वी विल बिकम ए स्ट्रॉन्ग नेशन। यहाँ से दोस्तों हमारा कोर टॉपिक शुरू होता है, और आगे जाने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम ये समझेंगे कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी जो 1600 में मर्चेंट ऑफ एडवेंचरस के नाम से बनती है और 100 इंडिया में ट्रेड करने के लिए आती है, और 100 से 150 सालों के अंतराल पे ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का रूप धारण कर लेती है। अगर हम इस कंपनी की स्टार्ट की बात करें तो 1600 में कुछ लोग इकट्ठा होते हैं ब्रिटेन में और एक ग्रुप बनाते हैं मर्चेंट ऑफ एडवेंचरस, और वो क्वीन एलिजाबेथ के पास जाते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारे आसपास के जो यूरोपीय कंट्री हैं, अगर हम उस टाइम की बात करें तो पोर्चुगीज इंडिया पे आ चुके थे, डच इंडिया पे आ चुके थे, और उनके प्रॉफिट को देख के इनके अंदर भी लालच होता है। फिर जाके क्वीन एलिजाबेथ के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमने एक गिल्ड बनाया हुआ है, हमने लोगों ट्रेडर्स का ग्रुप बनाया हुआ है, और हम ईस्ट में जाके एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वहाँ का ट्रेड, वहाँ से ट्रेड करना चाहते हैं, और जो प्रॉफिट होगा वो हम स्टेट और अपने पार्टनर्स के बीच में शेयर कर लेंगे। तो क्वीन एलिजाबेथ कहती है कि हाँ, आप बिल्कुल जाइए और वहाँ पर जाके ट्रेड करिए और देखिए, अगर अच्छे बेनिफिट होते हैं तो उन्हें फायदा होता है। तो इनको एक चार्टर मिलता है 15 साल के लिए, और वहाँ से ये ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स रवाना होते हैं और इंडिया पर आते हैं। यहाँ आने के बाद जब ये ढेर सारा अपने लिए प्रॉफिट देखते हैं, साथ में एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि ये एज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी उभर सकते हैं। क्योंकि हमें याद होगा कि इस टाइम अगर देखें तो हमारा देश कई टुकड़ों में था। मतलब अगर नॉर्थ में देखें तो मुगल एम्पायर था, और अगर साउथ में देखें तो मैसूर एम्पायर अलग था, फिर डेक्कन एम्पायर भी उस टाइम अलग हो चुका था, साथ में मराठा अलग थे। तो इसकी वजह से इन्हें ये लगता है कि इनके पास यूनिटी नहीं है, और ये अलग अलग करके अलग अलग राजाओं से लड़ाई करके उनको हरा सकते हैं, और साथ में उनके साथ अपनी मनमाने तरीके से अपने लिए उनसे एग्रीमेंट कर सकते हैं, और जो एग्रीमेंट इनके लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो जो इनकी एज ए ट्रेडिंग कंपनी के रूप में जो ख्वाहिश होती है, धीरे धीरे एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनने की ख्वाहिश बन जाती है, और धीरे धीरे ये इंडिया पर अपना पकड़ बना लेते हैं।
अगर हम फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो हमें याद होगा कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, जिसमें सिराजुद्दौला की लड़ाई ब्रिटिश के साथ होती है। लॉर्ड क्लाइव ब्रिटिश आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और सिराजुद्दौला बंगाल की आर्मी को लीड कर रहे होते हैं। और कुछ इवेंचुअलिटी ऐसी होती है कि सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और फर्स्ट टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होते हैं वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं, या फिर जो ब्रिटिश गवर्नर कह सकते हैं वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। और वहां से एक तरीके से कह सकते हैं कि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पकड़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बननी शुरू हो जाती है। उसके बाद 1764 में एक और युद्ध होता है, बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें हमें पता है कि मुगल एम्पायर साथ में अवध, नवाब ऑफ अवध और साथ में मीर कासिम, जो उस टाइम बंगाल का नवाब रहता है, लेकिन उसे गद्दी से हटा दिया जाता है। तो इन तीनों आर्मी मिलके फिर दोबारा ब्रिटिश आर्मी पे अटैक करता है, लेकिन फिर वहां पर इनकी हार होती है और ब्रिटिश आर्मी को उस टाइम मेजर हेक्टर मुनरो लीड कर रहे होते हैं। दोस्तों, इस पॉइंट के बाद तो ब्रिटिश आर्मी का बंगाल के ऊपर पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो जाता है। हमें याद है कि अगर हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे इसे, कि इसके बाद एक इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, जिसके थ्रू ब्रिटिश गवर्नर को बंगाल, उड़ीसा और बिहार में एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में फंक्शन करने का मौका मिल जाता है। दीवानी राइट्स इन्हें मिल जाती है। यहाँ से इनका एक करियर शुरू होता है और धीरे धीरे ये पूरे कंट्री पर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रूल लागू कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को मैंने ब्रीफली मेंशन कर रखा हुआ है। यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट तो ये है दोस्तों कि इस ट्रीटी के तहत नवाब ऑफ अवध को इलाहाबाद और कारा मुगल एम्परर को सौंपना पड़ता है। इसके साथ ही 50 लाख रुपए कंपनी को पे करते हैं एज ए वार इंडेमनिटी। इसके बाद जो मुगल एम्परर होते हैं उस टाइम शाह आलम होते हैं, इन्हें इलाहाबाद में अंडर कंपनी प्रोटेक्शन रहना पड़ता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इनका इलाहाबाद में हाउस अरेस्ट रहता है। इसके अलावा मुगल एम्परर को एक फरमान इशू करना पड़ता है, जिसके तहत ये कंपनी को दीवानी राइट देते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। और इसके अलावा 53 लाख रुपए इन्हें निजामत फंक्शन के लिए भी कंपनी को देना पड़ता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम दीवानी और निजामत फंक्शन को समझ लेते हैं। दीवानी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि रेवेन्यू कलेक्शन के जो राइट होते हैं वो कंपनी के पास रहते हैं, और निजामत फंक्शन जो होता है ये एक एज ए पुलिस और जुडिशियल फंक्शन होता है। तो अगर आप इसका हिंदी अर्थ समझना चाहेंगे तो एक दीवानी राइट रेवेन्यू कलेक्शन वर्क हो गया और निजामत पुलिस और जुडिशियल वर्क हो गया। कंपनी को दीवानी राइट मिल जाता है, मतलब उन्हें रेवेन्यू कलेक्शन का पूरा अधिकार रहता है, लेकिन उन्हें जुडिशियल और पुलिस फंक्शन से कोई मतलब नहीं रहता। और वहां पर अगर हम नवाब ऑफ बंगाल की बात करें तो उनके पास रेवेन्यू कलेक्शन का कोई अधिकार नहीं रहता, लेकिन उनके ऊपर पुलिस और वहां के जुडिशियल फंक्शन का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो दोस्तों, इस रूल को जो 1765 से लेकर 72 तक रहता है, इसको डुअल गवर्नमेंट की सिचुएशन कहते हैं। और फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा स्टेट हो जिसके पास रेवेन्यू कलेक्शन का कोई अधिकार ना हो, लेकिन उन्हें उस स्टेट में उन्हें पुलिसिंग भी देखना है और उन्हें जुडिशियल सिस्टम भी संभालना। तो क्या ये पॉसिबल है दोस्तों? क्योंकि किसी भी स्टेट के लिए जुडिशियल और पुलिस फंक्शन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनके हाथ में इनकम होना जरूरी है। जब उनके पास इनकम के कोई सोर्स नहीं रहेंगे तो वो अपनी पुलिस फंक्शन को और अपने जुडिशियल फंक्शन को सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और यही चीज हुआ बंगाल में, क्योंकि नवाब बंगाल के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लेकिन इनके पास कोई राइट नहीं थे और इनके पास कोई मीन नहीं था रेवेन्यू कलेक्शन का। वो जो सारा राइट था वो कंपनी के पास थे, लेकिन उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। और इस पूरी सिचुएशन को डुअल गवर्नमेंट कहा गया। और इस हम देखेंगे लास्ट में 1770 आते आते बंगाल में बहुत ही तगड़ी भुखमरी आती है और हजारों और लाखों लोगों में भुखमरी से डेथ होती है। और बंगाल के और रॉबर्ट क्लाइव जो उस टाइम बंगाल के गवर्नर रहते हैं, इनके ऊपर भी कई इम्प्लीकेशन आते हैं। इनके ऊपर ये 1967 तक बंगाल के नवाब रहते हैं और ये जब वापस ब्रिटेन जाते हैं तो इनके ऊपर इम्पीचमेंट लगाया जाता है और उसके कुछ सालों बाद ये खुदकुशी कर लेते हैं।
दोस्तों इसके बाद हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पढ़ेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर रूल और रेगुलेशन के साथ इंटरवीन करते हैं और कैसे ये अपनी तरीके से यहाँ के जुडिशियल फंक्शन को रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, पुलिसिंग फंक्शन को रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और इसके साथ साथ रेवेन्यू कलेक्शन के लिए भी रिफॉर्मेशन लाते हैं। तो इसको हम अलग वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।